हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और मैंने पॉल किया था कि हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में से आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो टाइम आ चुका है। और जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने हिस्ट्री को ज़्यादा रिकमेंड किया है। हिस्ट्री पे दीजिए, आप सबसे ज़्यादा वोट्स उसमें पड़े हैं। हालांकि कम वोट्स पड़े हैं क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, पर आगे ज़्यादा पड़ेंगे, मुझे पता है। आप लोग का प्यार बना रहता है। तो चलिए हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आपके सामने टॉपिक है आपका सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा अच्छे से। और कुछ अशोका आप नाम सुनते होंगे, अशोका द ग्रेट कहीं कहीं सुना होगा, पर अशोका ही नहीं, द ग्रेट ही नहीं, सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ही क्यों कहा जाता है, तो इसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि सम्राट टाइटल सबको नहीं दिया जाता है। मतलब कि अगर आप राजा रहे हैं उस वंश के, तो आपको सम्राट टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये जैसे परमवीर चक्र मिलता है, अलग अलग सम्मान होते हैं, वैसे ही ये सम्राट एक ऐसा टाइटल है जो सबको नहीं दिया जाता था, सिर्फ अशोका को ही मिला था। तो चलिए, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व 304 BCE में हुआ था। ग्रेट अशोका के पिताजी के बारे में जानेंगे तो ये बिंदुसार, जो कि मौर्य डायनेस्टी के सेकेंड राजा थे बिंदुसार, ये उनके बेटे थे अशोका। अशोका अकेले ही नहीं, इनके साथ साथ इनके 101 101 भाई थे। और इन्होंने उन सभी भाइयों को, बताया जाता है कि उन सभी भाइयों को इन्होंने मार दिया, यानी कि 100 भाइयों। ये बहुत ही क्रूर, बहुत ही र्यूड थे। इन्होंने अपने 100 भाइयों को मार दिया क्योंकि इनके भाइयों ने मिलके, सौतेले भाइयों ने मिलके इनके माता की हत्या की थी। इससे ये गुस्से में आकर इन्होंने सभी भाइयों को मार दिया। अपने एक इकलौते भाइयों को छोड़ दिया था और बाद में वो उन्होंने उन्हें भी मार दिया। तो ये एक मिथ है या फैक्ट है, क्योंकि ये तो किताबों में लिखा हुआ है, तो मैं आपको वही नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको किताबों में मैंने पढ़ा है, या फिर कई वीडियोस भी बनी है, उसको मैंने रिसर्च वगैरह करके आपके लिए ये वीडियो लाई है। तो आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इनके पास सम्राट का टाइटल था, तो ये बहुत ही यंग, यानी कि सबसे नौजवान देश के राजा हुए थे। और ये महज 8 साल में पूरे अखंड भारत तक राज किए थे। अखंड भारत और भारत में क्या अंतर है, तो अखंड भारत में आपका पाकिस्तान जो आज देश में नहीं है, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, बलूचिस्तान, इन सब कुल मिला के 8-10 देशों का भूभाग हमारे देश में था। और ये पूरे उस टाइम इसको अखंड भारत कहते थे, और उन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज किया था। ये ऐसे राजा थे। तो आगे चलते कि इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ऐसे ऐसे कई फेमस यूनिवर्सिटीज़, 23 विश्वविद्यालयों का प्रारंभ किया इन्होंने, और शिक्षा के क्षेत्र में। और इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा किया। इनके राज्य में बहुत ही कुशलतापूर्वक रहे लोग। और जैसा जैसा इनके मृत्यु के बारे में बताया जाता है, तो ये एक रहस्यमय मृत्यु हुई इनकी। जैसे ये बौद्ध धर्म बाद में अपना लेते हैं और एक भिक्षु का जीवन जीते हैं, भिक्षु बनकर, क्योंकि इन्हें शांति चाहिए। पहले ये बहुत क्रूर हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनके राज में डेवलपमेंट हुआ। और जैसा बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया, तो देश सोने की चिड़िया जैसे हो चुकी थी। मौर्य डायनेस्टी में ही सोने की चिड़िया हो गई थी हमारा देश, ठीक है। इन्होंने आर्ट्स की ओर भी ध्यान दिया। इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई, और ना इन्होंने कॉइन्स लाए, बहुत सारा सिस्टम चालू किया, बहुत सारा जो भ्रष्टाचार होता था वो सब हटा दिया। और इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट किया अपने इंडिया को, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बारे में अगर बताऊं, तो कलिंग युद्ध में, जैसे कई लोग कहते हैं कलिंग युद्ध करने के बाद, कलिंग युद्ध जैसे कोई जीता ही नहीं था आज तक। और सम्राट अशोक ऐसे सम्राट थे जो कलिंग युद्ध जीत चुके थे, ठीक है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वो ग्रेट लीडर रहे होंगे अपने टाइम में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध ये जीत चुके थे जब, तो कई लोग कहते हैं कि ये कलिंग के बाद ही, ऐसे कई मिथ्स हैं कि कलिंग के बाद ही ये भिक्षु बन गए थे, क्योंकि ये पूरा रिग्रेट इनको हुआ, बहुत ही पछतावा हुआ कि इतने लोग मर गए। तो कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं, फेमस बुक्स, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख सैनिकों को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था।
और वो 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाए थे और ऐसा आदेश भी दिया था कि अगर इन्होंने किसी ने भी इनको छुड़ाना चाहा तो उनकी तुरंत हत्या कर दी जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। तो ऐसा कहना गलत है कि वो कलिंग युद्ध के बाद पछतावा होकर वो बुद्ध धर्म ज्वाइन किए। वो उनकी पर्सनल ओपिनियन रही होगी कि मैं भिक्षु बन जाऊंगा, अब उनके पास सब हो गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा कि एक इंडिया का जो सिंबल है, द नेशनल साइन ऑफ द कंट्री, नेशनल सिंबल ऑफ द कंट्री, वो आपका है अशोक चिन्ह। ठीक है, तो अशोक चिन्ह के बारे में मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आज तक की मेरी फर्स्ट वीडियो है जो हिस्ट्री पर है। तो सुनिएगा, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये नॉलेजफुल है और आपके काम आ सकती है आगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नेशनल ये आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, ये बना कैसे। तो अशोक के, जी हाँ, ये सम्राट अशोक यही हैं जिनके कारण आज तक ये आपने कॉइन्स में भी देखा होगा कि पीछे ये आपके बना हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह इसमें है। तो ये साइन एक ऐसा है कि चारों दिशाओं में शेर गरजते हुए दिखाई देंगे और आपको सिर्फ फोटोज या फिर आपको सिक्के वगैरह में 3 ही शेर दिखाई देंगे। इसका एक रीज़न ये है कि वो पीछे आपको नहीं दिखाई पाएगा, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो सर्कल है, गोल आकार में है। ये इसका रीज़न है कि आपको 3 ही पार्ट दिखाई देगा इसका। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि ये कब लागू हुआ था। तो संविधान जो हमारा है 26 जनवरी 1949 को संविधान बन चुका था, पर 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान का ग्रहण किया, ये अप्लाई किया गया और इसी खुशी में अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज हो सकता है, कौन को यूज कर सकता है, ये आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल और भी कई उच्च अधिकारी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर कोई गलती से भी बेवजह इसका यूज़ करता है, कोई नॉर्मल सिटीजन यूज़ करता है, तो उसको 2 साल का कैद होगा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि साल 2022 में मोदी जी, यानी कि हमारे न्यू प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, 2022 चल रहा है अभी, ये भी जान लीजिए, ये वीडियो पुरानी भी हो सकती है। तो उन्होंने संसद भवन, जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है, उस पर उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह लगवाया हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह 12 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह लगवाया था उसके ऊपर, और वो है आपका 9,500 किलोग्राम का, 9500 किलो का, यानी कि 10,000 किलो में से 500 किलो कम। तो इसकी हाइट कितनी है, तो सर इसकी हाइट 6.5 मीटर 6.5 मीटर्स है। जी आपको मतलब अगर नॉलेज किसी को नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि ये राष्ट्रीय चिन्ह आपके संसद भवन, नए संसद भवन के बिल्डिंग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लगा हुआ है। तो इसी के साथ साथ वीडियो में यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कुछ इसमें कुछ गलतियाँ हों तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कुछ क्या गलत बोला हूँ। और बाकी अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, और दमदार लाइक कीजिए। इस वीडियो पर मैं एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। थैंक यू, ये मैंने बहुत रिसर्च कर तरह से। लाइक कर दियो भाई, कर दियो भाई, प्लीज़ भाई लाइक कर दियो।